आज का ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ बायो-सवार्ट्स लॉ। बायो-सवार्ट्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक इम्पॉर्टेंट लॉ भी है। दूसरी बात यह है कि इसका जो एप्लीकेशन है, ज़्यादातर एप्लीकेशन पूछे भी जाते हैं, बहुत बार पूछा भी गया और इसमें ज़बरदस्त आपको एक कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। इसको आप शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखो, क्योंकि इसमें बहुत जगह बच्चे कंफ्यूज करते हैं। बार बार इसको स्टडी करने के बाद भी बच्चे को ये कन्फ्यूज़न रह जाता है कि आखिर ये चीज़ जहाँ पे वो कन्फ्यूज़न उसको फील करता है, कंफ्यूज होता है, वहाँ ये समझ नहीं आता है कि फिर फर्दर स्टेप्स को कैसे आगे बढ़ाएं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी स्टेप में कहीं भी कंफ्यूज कर जाते हो तो फिर आप वहाँ रुक जाते हो, फिर आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है। तो मेरा ये मानना है कि आपको ज़बरदस्त इसमें कॉन्सेप्ट मिलने वाला है और बहुत ज़बरदस्त क्लैरिटी के साथ आपको ये समझना पड़ेगा। मैं समझाऊंगा और पेन एंड पेपर लेके आप बैठ गए हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप साथ साथ में आप नोट्स भी बना सकते हो। बहुत लंबा लेंथ का ये वीडियो नहीं है, बहुत छोटा लेंथ का है। अब उतना ही समय में, बहुत कम समय में ये सारी चीज़ें आपको दिया जाएगा। बहुत ही धांसू टॉपिक है, इसको आप इग्नोर मत करना, क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसका फर्दर फिर इसका डिडक्शंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी नीट वगैरह में इसको पढ़ने के बाद इसमें जो डिडक्शंस आएगा वो डिडक्शंस सारे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो सारे डिडक्शन को मैं क्लियर करूँगा बहुत आसान शब्दों में और आसान तरीके से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायो-सवार्ट्स लॉ का। आज का जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप या कॉइल। यानी सर्कुलर लूप यानी ऐसा लूप जिसमें सर्किल के फॉर्म में हो, उस लूप, या फिर अगर वो कॉइल है तो कॉइल, उस कॉइल या लूप के कारण, उस कॉइल या लूप के एक्सिस पर, उसके अक्ष पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, किस पर, उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वो आज हम लोग इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा करंट कैरिंग लूप है, या फिर यहाँ पे कॉइल भी कह सकते हैं। मोर देन वन टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज़्यादा कर दोगे तो वो कॉइल हो जाएगा, और अगर एक ही टर्न है तो वो लूप कहलाएगा। तो हम लोग एक टर्न का निकालेंगे और नंबर ऑफ टर्न्स से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कॉइल का हो जाएगा। तो हम अभी जो है हम लोग इसको लूप के लिए निकालते हैं। जैसे ये हमारा एक लूप है, ये लूप को दिखाया गया है 3 एक्सिस में। हम लोग इसको कवर करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। और ये तीनों एक्सिस बिल्कुल क्या होता है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर हमने इसको एक्स एक्सिस मान लिया, ये वाई है और ये जेड है, इस तरह से, ये अगर वाई जेड अगर मान लेते हैं, एक्स को इधर मान लेते हैं, तो ये दो एक्सिस को मिला करके एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब इधर की तरफ हमारा कॉइल होगा, इस प्लेन में क्या है, हमारा कॉइल है, और इसका एक्सिस जो होगा, कॉइल का जो एक्सिस होगा या फिर लूप का जो एक्सिस होगा, वो एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ रहा है। तो अब इस लूप में करंट फ्लो कर रहा आई, और करंट का ये डायरेक्शन दिखाया गया है, ऐसे करके करंट, ये जो डॉटेड लाइन है वो बोर्ड के उस पार है, और ये जो बोल्ड लाइन है वो बोर्ड के इस पार है। तो ये इस तरह से करंट हमारा फ्लो करता है, इस तरह से करंट फ्लो करता है। ये करंट के फ्लो का डायरेक्शन है। ये तीनों एक्सिस का यहाँ पे ओरिजिन है। यहाँ से हमने एक्स एक्सिस पे, जहाँ पे हमें एक्सिस के ऊपर, इस कॉइल के जो एक्सिस है, उस एक्सिस के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो इस एक्सिस के ऊपर एक हमने ऑब्जर्विंग पॉइंट P ले लिया। इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो हमें जानना है। तो उसके लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे कॉइल का एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं। उस छोटे से एलिमेंट की लेंथ हमने क्या रखा है, DL रखा है, दिस इज DL। और ये I जो है करंट फ्लो करता है, और इस लूप का रेडियस हमने कैपिटल R ले लिया है, और एक्सिस पर ऑब्जर्विंग पॉइंट की दूरी x है, और इस DL, ये जो हमने छोटा सा एलिमेंट लिया, यानी जो कॉइल हमारा या लूप है, जैसे मान लो ये अगर हमारा लूप है, उस लूप का एक छोटा सा यहाँ से एलिमेंट हमने कंसीडर करा, एक यहाँ से यहाँ तक एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करा, उस एलिमेंट का लेंथ हमने ले लिया DL। अब इसको हम लोग इस तरह से पकड़ के रखते हैं। ये जो हमारा लूप है वो इस तरह है, और इसका जो एक्सिस है बिल्कुल बीच से होते हुए वो एक्स एक्सिस की तरफ है, एक्सिस ऑफ द
लूप बिल्कुल सेंटर से होते हुए क्रॉस कर रहा है। तो और इसका रेडियस हमने r ले लिया। अब ये छोटा सा जो हमने एक एलिमेंट लिया यहाँ पे dl, इस dl एलिमेंट की जो डिस्टेंस है इस p से यहाँ से डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हमने r कंसीडर कर लिया। तो ये सारा कंसीडर करने के बाद अब इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस एंगल को हमने ले लिया थीटा, दिस एंगल इज थीटा, और ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। कैसे थीटा होगा, देखो ये जो लाइन है, ये लाइन और ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये दोनों इस तरह से परपेंडिकुलर है दिस, एंड ये हमारा थीटा है। और ये जो लाइन है दिस DBA लाइन, इधर की तरफ जो लाइन दिखाया गया दिस लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन दिस, इस पर ये परपेंडिकुलर है, यानी ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है। तो अब अगर हम लोग यूं कहें कि इस वैल्यू को हमने कुछ देर के लिए x मान लिया और इसको हमने y मान लिया, तो अगर यूं कहें कि ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है तो यानी x प्लस y क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। दूसरा, ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर है, दिस इज थीटा और इसको हमने x मान लिया, यानी x प्लस थीटा ये भी क्या हो जाएगा आपको 90 डिग्री हो जाएगा। दोनों 90 है तो x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस थीटा हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, यानी यहाँ y का वैल्यू भी थीटा हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी जानकारी भी आपको होना चाहिए। बच्चे अक्सर यहाँ भी कंफ्यूज करते हैं वैल्यू निकालने के लिए कि वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये भी आपको जानना ज़रूरी है। तो इसका वैल्यू हाउ टू डिटरमिन हम लोग ने जान लिया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस एलिमेंट के कारण, ये जो छोटा सा एलिमेंट, इसके कारण यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। जैसे करंट कैरिंग, जैसे हमने कहा था कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर अगर है तो करंट कैरिंग कंडक्टर की तरफ अगर हम लोग थंब रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ ऐसे बनता है, इसको कर्ल करेंगे तो ऐसे बनता है। दूसरा है एक हम लोगों ने पढ़ा है, जैसे हम लोग यहाँ एप्लीकेशन देख रहे हैं यहाँ पे बायो सवार्ट का, तो बायो सवार्ट में क्या था, जैसे ये हमारा एक डीएल था और यहाँ से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P था, यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना था। तो फाइनली इसका वैल्यू को हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म में रखा था, कहा था कि छोटा सा एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बहुत छोटा होगा, और इसको हम लोगों ने μ0/4π I क्रॉस हम लोगों ने r कैप रखा था, आइडियल क्रॉस r कैप अपॉन दिस डिस्टेंस स्क्वायर। तो आइडियल r कैप का मतलब होता है कि हमारा प्री फैक्टर वेक्टर का कौन सा है, ये एलिमेंट है, और पोस्ट फैक्टर जिधर की तरफ हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यानी r उधर की तरफ हम लोग को ये करना था। तो अगर हम राइट हैंड को इस राइट हैंड को अगर आइडियल में रखते हैं तो आइडियल का ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन पर आइडियल के डायरेक्शन में राइट हैंड का 4 फिंगर रखेंगे, इस तरह से रखेंगे कि जब उसको कर्ल करें तो हम आर की तरफ आ जाना चाहिए, आर कैप की तरफ। ये डायरेक्शन हमारा आर कैप है, आर कैप का मतलब ये डायरेक्शन हुआ और आर का मतलब ये दूरी हो गया। तो अगर आप आइडियल आर कैप की तरफ क्रॉस करते हैं तो ये आइडियल जिधर की तरफ आप क्रॉस कर रहे हो आर कैप की तरफ, इधर की तरफ आपको इशारा करना होगा। ये जो थंब है, ये थंब यहाँ पे इशारा करता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलरली इनवर्ड होगा। तो अब हमें राइट हैंड का जो 4 फिंगर है किस पे रखना है, उस एलिमेंट पर। अब यहाँ पे आप इसको ऐसे देखो, यहाँ पे इस एलिमेंट को हमने कहा डीएल, और करंट का डायरेक्शन से इस डीएल को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका नाम हो जाता है करंट एलिमेंट। अब हमारा करंट एलिमेंट का डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ है। इसको ऐसे पकड़ ले हम लोग, ऐसे, ये हमारा एलिमेंट है, ये एलिमेंट का ये डायरेक्शन हो जाएगा, करंट एलिमेंट बोलेंगे तो ये डायरेक्शन हो जाएगा। तो करंट एलिमेंट की तरफ हमें 4 फिंगर रखना है इस तरह से, और 4 फिंगर को बेंड करना है किधर की तरफ, आर की तरफ, क्योंकि ये डायरेक्शन जहाँ ऑब्जर्विंग पॉइंट है उसके तरफ, इस आर की तरफ इशारा करना है। तो ये लाइन जो है इस तरह से तिरछा है, ये लाइन ऐसे तिरछा है। तो अगर हम इसको अगर यहाँ पे डीएल पे अपने 4 फिंगर को रख करके बेंड करेंगे तो हमें इस तरह से थंब टेढ़ा करना होगा, यानी
मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा इधर होगा। यानी इसके कारण, इस एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, यानी इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर होगा। तो ये इसका डायरेक्शन इधर हो गया। अब यहाँ हमने इसको थीटा ले रखा है, तो अभी मैंने बताया कि ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। जब ये वैल्यू इस एलिमेंट के कारण, करंट एलिमेंट के कारण वो वैल्यू हमें मिल जाता है, तो अब उस वैल्यू का हम लोग दो कंपोनेंट रिजॉल्व करते हैं। एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में ले लेते हैं अलोंग वाई एक्सिस, और दूसरा डायरेक्शन ले लेते हैं हम लोग, कंपोनेंट ले लेते हैं एक्स की तरफ। तो जिधर की तरफ एंगल बनाया उधर की तरफ हमने क्या कर दिया, डी बी कॉस थीटा कर दिया, और इधर की तरफ हमने डी बी साइन थीटा कर दिया। तो ये हमारा इस छोटे से एलिमेंट के कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है ये उसका कंपोनेंट है। जस्ट इस एलिमेंट के अपोजिट में बच्चों एक एलिमेंट और होगा, क्योंकि यहाँ अगर डीएल लिया है तो एक एलिमेंट यहाँ भी होगा, इसका भी लेंथ हमारा क्या होगा, डीएल होगा। इसके कारण भी यहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो यहाँ पे भी हमें यहाँ से एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी मिल जाएगा, सेम डिस्टेंस होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस भी हमारा आर ही हो जाएगा। अब यहाँ अगर मैग्नेटिक फील्ड बात करेंगे तो बिल्कुल जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्शन इधर था, अब ये डायरेक्शन इधर है, तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट इधर की तरफ, जस्ट अपोजिट में ये सारा चीज़ हो जाएगा। डी बी इधर है तो इसका डी बी इधर हो जाएगा, और ये भी थीटा हो जाएगा, इधर हो जाएगा तुम्हारा डी बी कॉस थीटा, और इसका इधर की तरफ वैल्यू हो जाएगा डी बी साइन थीटा। तो कहने का मतलब है कि इस सर्कुलर लूप को अगर हम एक छोटे छोटे एलिमेंट्स में बांट देंगे तो हर एक एलिमेंट के अपोजिट में एक दूसरा एलिमेंट भी होगा। इसी तरह से एक एलिमेंट अगर यहाँ हमने कंसीडर करा जस्ट इसके अपोजिट में यहाँ होगा, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हर एक एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट के अपोजिट में, हर एक एलिमेंट के अपोजिट वाले एलिमेंट में जो दो कंपोनेंट होगा डी बी कॉस थीटा, डी बी कॉस थीटा, ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होगा। तो जस्ट अपोजिट होने से ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। और रही बात इधर वाला कंपोनेंट, जैसे इस एलिमेंट के कारण इधर वाला कंपोनेंट हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डी बी साइन थीटा होता है, और इसके कारण भी इधर डी बी साइन थीटा हो रहा है। इसका मतलब है इस पूरे सर्कुलर लूप के, इस पूरे सर्कुलर, अगर कॉइल कहते हैं, कॉइल के हर एक टुकड़ों को अगर हम लोग इस तरह से कंसीडर करें तो हर एक का ये वाला कंपोनेंट कैंसिल कर देगा दूसरे को, और हर एक के साथ ये जुड़ जाएगा, इस तरह से आते जाएगा आते जाएगा। अब कहाँ तक आएगा तो हम लोग इसको नहीं कह सकते कि हमने कितने टुकड़ों में बांटा है, जितना टुकड़ों में बांटोगे उतना आपको यहाँ कंपोनेंट ऐड होता जाएगा। तो हमें गिनती नहीं पता है तो हम लोग उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। यानी अगर हम कहें कि P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पर हो जाएगा, यहाँ बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा वो टोटल वैल्यू हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर देंगे किससे, ये डी बी साइन थीटा, एक एक एलिमेंट्स के लिए डी बी साइन थीटा ऐड होता जाएगा। तो कहाँ तक ऐड करेंगे, हमने उसको इंटीग्रेट कर लिया। तो यानी P पॉइंट पर हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इतना आएगा। अब हमें देखना है कि डी बी का वैल्यू कितना होगा। तो डी बी का वैल्यू हम लोग जानते हैं बायो-सावर्ट्स लॉ में, एक छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उस मैग्नेटिक फील्ड को छोटे से एलिमेंट के कारण है, इसलिए हमने उसको डीबी करा। अब इसका वैल्यू हो जाता है, चूंकि हम लोग एप्लीकेशन ले रहे हैं बायो-सावर्ट का, तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है। उसके बाद यहाँ आता है आइडियल साइन थीटा। तो यहाँ पे थीटा का मतलब हो गया यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा। ये थोड़ा सा इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। हाँ, तो ये आइडियल साइन 90 डिग्री अपॉन डिस्टेंस जो है उसका, डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस हमारा यहाँ पे r है तो r स्क्वायर। अब यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल कैसे होगा इसको आपको समझना है। तो बच्चों हमने कहा कि ये अगर ये हमारा एक करंट कैरिंग लूप अगर है तो लूप का ये जो एलिमेंट है बहुत छोटा एलिमेंट होता है। तो बहुत छोटा एलिमेंट होता है तो इसको लाइकली टू बी स्ट्रेट मानते हैं हम लोग, सीधा मानते हैं।
और ऑब्जर्विंग पॉइंट हमारा इसके एक्सिस पर यहाँ P है, और इससे हमने यहाँ पे उस P को मिलाया जिसको हम R डिस्टेंस कहते हैं, स्मॉल r। तो ये जो हमारा स्मॉल r है, दिस स्मॉल r इस तरह से, और यहाँ जो हमने छोटा सा एलिमेंट ले रखा है, छोटा सा dl, इसको स्ट्रेट मानते हैं, तो इन दोनों के बीच जो ये एंगल होगा दैट वेरी एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। उसी एंगल को हम लोग यहाँ थीटा कंसिडर करे थे बायो-सवार्ट लॉ में, तो ये 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब ये वैल्यू हमारा आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये हो जाएगा आई डी एल साइन थीटा साइन 91 हो जाता है अपॉन आर स्क्वायर, यानी डीवी का वैल्यू हमें यहाँ से मिल गया। अब इस वैल्यू को हम यहाँ रख करके आगे बढ़ जाएंगे कैलकुलेशन को। अब इस कैलकुलेशन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आप इसको चाहो तो पॉज करके बच्चों आप लिख सकते हो, तो मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। अब यहाँ पे b का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा db का वैल्यू आ गया हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया हमारा साइन थीटा, दिस इज आर स्क्वायर है, दिस इज आर स्क्वायर। अब इसमें देखना है कि कौन कौन से वैल्यू नहीं चेंज होने वाला है, जो हमने डाटा फिगर लिया है वहाँ पे कौन कौन कांस्टेंट रहने वाला है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो ऑब्वियसली कांस्टेंट है। उसके बाद करंट हमारे कॉइल में या लूप में जो फ्लो करता है वो फ्लो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, वन टाइम हमने दिया, बोला कि वो करंट फ्लो कर रहा है, तो ये फ्लो में हमने कोई चेंज नहीं करा। और ये डिस्टेंस, ऑब्जर्विंग पॉइंट का डिस्टेंस हर एक लूप के लिए बराबर डिस्टेंस हो जाएगा, हर एक लूप के लिए, लूप के हर एक पॉइंट्स के लिए, एलिमेंट्स के लिए डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। तो दिस आर स्क्वायर भी हमारा कांस्टेंट है। साइन थीटा, अगर हमने ये थीटा कंसिडर करा है तो इसका अगर हम साइन लेंगे तो साइन परपेंडिकुलर, दिस रेडियस परपेंडिकुलर, या हाइपोटेन्यूज, ये डिस्टेंस हो जाएगा। तो हर एक एलिमेंट्स के लिए ये फिक्स होगा, जो भी एलिमेंट्स लोगे उसके लिए फिक्स हो जाएगा, ये भी चेंज नहीं होने का है। तो अगर चेंज अगर कोई हो रहा है तो डीएल हो रहा है। अगर हमने एलिमेंट्स छोटा लिया बड़ा लिया, वो तो साइज पे डिपेंड करता है, उसका इंटीग्रेट करेंगे कितना वैल्यू आता है। तो ये हमारा इंटीग्रेशन आके रुक गया सिर्फ डीएल पे। तो अब डीएल का यहाँ पे हम लिमिट ले सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक हम करेंगे। अगर मान लिया कि डीएल हमने यहाँ से शुरू करा इस छोटे से एलिमेंट को, और इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स, छोटे छोटे एलिमेंट्स होंगे, उन सारे एलिमेंट्स को अगर हम कंबाइन करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये जो हमारा लूप है, इस लूप का ये सरकमफेरेंस हो जाएगा। अगर हम लूप के सरकमफेरेंस की अगर बात करें तो यानी सर्कुलर लूप है, और सर्कुलर लूप यानी सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है इनटू रेडियस होता है, और इसका रेडियस हमने क्या ले रखा है, कैपिटल आर ले रखा है। तो अगर हमने इस लूप, इस एलिमेंट का अगर हमने यहाँ से मेजरमेंट शुरू करा, तो यहाँ से हमने 0 से शुरू करा, और ये फुल चक्कर अगर ऐसे हम घूम जाते हैं तो ये सरकमफेरेंस हो जाएगा 2 पाई आर। तो ये उसका अपर लिमिट हो गया। चूंकि अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों दिया जाता है, तो ये लोअर हमने शुरू कहाँ से करा, अपर कहाँ तक जाएगा, ये वैल्यू आ गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन मांगता है, तो ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ऑन आई अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा। अब डीएल का इंटीग्रेशन एल हो जाएगा और लिमिट हो जाएगा 0 to 2 पाई आर। अब ये वैल्यू को अगर हम बैठाते हैं तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और ये वैल्यू बैठाएंगे एल में, अपर लिमिट 2 पाई आर और लोअर लिमिट यहाँ 0 हो जाएगा। यानी फाइनली हमारा जो वैल्यू आया बी पॉइंट पर इतना आया। अब इस वैल्यूज में थोड़ा सा हम लोग कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं, कुछ वैल्यूज़ को हम लोग चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश ये करते हैं कि उसमें कुछ वैल्यू को हटाया जाए, कुछ नया वैल्यू उसकी जगह रखा जाए। तो किस किस को हम लोग हटाना पसंद करेंगे, तो b का वैल्यू हो गया यहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो रहेगा हमारा कांस्टेंट है ये। उसके बाद करंट भी रहेगा 2 पाई आर, ये भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ये भी रहेगा। ये आर स्क्वायर को हम चेंज कर सकते हैं, ये आर को इन टर्म्स ऑफ दिस रेडियस एंड इन टर्म्स ऑफ दैट डिस्टेंस कन्वर्ट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लेकर के। तो सो फॉर, और साइन थीटा का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। साइन थीटा का वैल्यू अगर यहाँ से हम लेते हैं इस जगह से, यहाँ से,
तो साइन थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, यानी साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। तो यहाँ पे हम करंट I ले लिया, साइन थीटा का वैल्यू ले लिया कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। उसके बाद हमारे पास है 2 पाई r अपॉन दिस स्मॉल r स्क्वायर। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 4 पाई, अब यहाँ हो जाएगा 2 पाई आई r इंटू आर कैपिटल R स्क्वायर हो गया। और उसके बाद इस स्मॉल r को नीचे करेंगे तो ये r स्क्वायर से मल्टीप्लाई होके r क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह से हमने स्टेप्स को लेके आगे बढ़ा। अब थोड़ा सा यहाँ जगह बना लेते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा आगे चलते हुए इस वैल्यू को और थोड़ा अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो। तो ये हो गया 2 पाई आई r स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करें तो r स्क्वायर ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये हो जाएगा दिस कैपिटल R स्क्वायर एंड प्लस दिस x स्क्वायर। अब ये r का वैल्यू अगर निकालोगे तो ये r स्क्वायर x स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा। और अंडर रूट को हम लोग बच्चों पावर हाफ भी कहते हैं। दिस इज r। अगर इसमें हमने r क्यूब करा इसका मतलब इसमें हमने क्यूब करा, और इसमें क्यूब करा इसका मतलब ये हो गया r स्क्वायर x स्क्वायर पावर टू पावर मल्टीप्लाई 3/2 हो जाएगा। यानी यहाँ पे अगर r क्यूब का वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल पावर 3/2। फाइनली मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ये हमारा इतना आता है। अब इस वैल्यू को हम लोग स्पेशल केसेस में देख सकते हैं। अगर वैल्यू निकालने की बात करना है तो हमें यहाँ तक ये वैल्यू निकालना है, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इतना आता है। अगर आप इसको स्पेशल केसेस में देखना चाहते हो तो स्पेशल केसेस में देखने के लिए इसको हम लोग SPL केसेस कर देते हैं। स्पेशल केसेस में मान लेते हैं कि ये जो P पॉइंट है हमारा, P पॉइंट एक्सिस में नहीं बल्कि P पॉइंट को हम लेते हुए एक्सिस के अलॉन्ग लेते हुए अगर यहाँ लेके आ जाते हैं तो यहाँ का मतलब है ये हमारा जो लूप है उस लूप के वो सेंटर में आ जाता है। और सेंटर में अगर आ गया P तो ये x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे P इज एट सेंटर। P कहाँ पे है, सेंटर पे है। P अगर सेंटर पे है तो ऑब्वियसली x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा μ0 अपॉन 4 पाई 2 पाई आई r स्क्वायर अपॉन x को हमने 0 कर दिया, x क्यूब नहीं है, दिस इज x स्क्वायर है, दिस इज x स्क्वायर होल पावर 3/2। हाँ, तो यहाँ पे x हमारा 0 आ गया जब P कहाँ पे हो जाएगा, सेंटर पे हो जाएगा। तो अगर 0 करेंगे तो r स्क्वायर रहेगा, r स्क्वायर का होल पावर 3/2, r स्क्वायर का होल पावर 3/2 पावर मल्टीप्लाई हो गया तो कितना बच गया, r क्यूब। अब यह r स्क्वायर से r क्यूब में से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो r बचेगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा μ0 अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन r। ये हो गया उस लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, ये वैल्यू आया उसके लूप के सेंटर में। तो इस वैल्यू को फर्दर थोड़ा सा हम लोग और मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई किस तरह से कर सकते हैं, इसको अगर यूं कहा जाए कि इससे हम लोग कुछ डिडक्शंस निकाल सकते हैं। डिडक्शंस उसको कुछ इस तरह से देख लेते हैं, इससे कुछ डिडक्शंस आपको मिल जाएगा, न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत अच्छा डिडक्शंस मिलेगा। जैसे यहाँ हमने कहा कि अभी हमारे पास ये जो फिगर है एक लूप की तरह से है। किस तरह से है, हमने इसको लूप मान लिया। क्या मान लिया, इसको लूप मान लिया। ये लूप की तरह से है, दिस इज अ लूप, ये लूप है हमारा। और इसका रेडियस क्या है, यहाँ पे रेडियस उसका r है। अब इसको अगर यूं कहें कि b इक्वल टू है μ0 अपॉन 4 पाई एंड i अपॉन r कर देते हैं इसको, और बाजू में यहाँ एंगल जो 2 पाई उधर रख देते हैं। यानी इस पूरे
लूप के कारण अगर इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है तो ये लूप से जो घूम जाएगा पूरा, ये कितने एंगल पे घूमेगा, 2 पाई एंगल से। एक तो ये हो गया। दूसरा हम करते क्या है, दूसरा ये करते हैं कि हम इसको सेमी सर्कुलर कर देते हैं। सेमी सर्कुलर बोले तो हमने इसको इस तरह से सेमी सर्कुलर कर दिया, यानी हमने इसको सेमी सर्कुलर बोले तो अब इस तरह से कर दिया। अब यहाँ पे इसके सेंटर पे हमें इसका मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, तो रेडियस तो वही आर ही है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अगर पता करना है इस लूप के सेमी सर्कुलर पार्ट के कारण, तो अब इसको यहाँ क्या लिखेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। अब ये अगर कहा जाए कि वो यहाँ तक चक्कर लगाने के लिए कितना एंगल से घूमेगा, पाई एंगल से 180 डिग्री यानी पाई, तो यहाँ पे हम लोग इसको पाई कर देंगे। अब इसको आप जनरलाइज कर सकते हो। जनरलाइज इन द सेंस कि आपने कोई भी लूप का शेप ले लिया, कोई भी लूप का शेप ले लिया, कोई भी लूप का शेप ले लिया। मान लो हमने ये लूप लिया और इस लूप के शेप में हमने क्या करा, इसको चलो अब हमने इसका इस तरह का शेप बनाया और कहा कि इसका जो रेडियस है, यानी रेडियस उसको यहाँ से ले लेते हैं, ये रेडियस, और यहाँ से ये रेडियस। अब इसका रेडियस हमने क्या करा, आर करा, रेडियस आर है। अब ये एंगल मान लो यहाँ पे थीटा है, ये एंगल थीटा है। तो इस छोटे से कर्व लूप के कारण, लूप का एक कर्व पार्ट है, उसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो इसको जनरलाइज करते हम लोग लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड आई अपॉन आर। आई अपॉन आर, यहाँ पे एंगल कितना था, पाई रेडियन, यहाँ कितना था, 2 पाई रेडियन, और यहाँ पे थीटा है, तो यहाँ पे इसके जगह थीटा कर देंगे। अब यहाँ एक चीज़ और है बच्चों, यहाँ अक्सर बच्चे गलत कर बैठते हैं। जब थीटा समझते हैं, कभी कभी हो सकता है कि थीटा आपको नहीं दे करके यहाँ बोल देगा 45 डिग्री एंगल है यहाँ पे इस जगह में, या 60 डिग्री है, कुछ भी बोल देगा। तो आप गलती से यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, इस थीटा के जगह आप 45 डिग्री आप नहीं बैठाओगे। जब भी यहाँ एंगल बैठाना है आपको रेडियन में बैठाना है। ध्यान रखें, ये थीटा जो है रेडियन में होना चाहिए, ये आपको डिग्री में नहीं होना चाहिए। जैसे एंगल को हम लोग 3 सिस्टम में मेज़र करते हैं, एक को बोलते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम, उसमें डिग्री लेते हैं, एक सेंटेसिमल सिस्टम, उसमें ग्रेड लेते हैं, और एक सर्कुलर सिस्टम या सर्कुलर मेजर जिसमें हम रेडियन लेते हैं। तो हमें यहाँ रेडियन लेना पड़ेगा, इसलिए अब ये डिग्री को 45 डिग्री को चेंज कर देना पहले रेडियन में। अगर 45 दिया हुआ है बाय द वे, तो पहले इसको चेंज कर दो और 45 को रेडियन में बदलोगे तो पाई अपॉन 4 आ जाता है। तो इस तरह से आपको ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के लिए उसको आप पुट करना चाहते हो, तो ये प्रॉपर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रैंडम कोई भी वैल्यू आया आप कर सकते हो। तो यहाँ से जो डिडक्शंस मिला, कभी कभी होता है कि कोई कंडक्टर है और इसे यहाँ पे इसे शेप दे दिया है, अब बोल दिया कि इसका यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए ये सारे जो डिडक्शन बताया गया, ये आपको यहाँ पे आराम से मिल जाएगा। अगर ये सेमी सर्कुलर पार्ट है तो हमने इसका लगाने का, और अगर कह दिया कि ऐसे और ऐसे थोड़ा सा दिखाया और ये नहीं बताया कि ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है। मान लो ये एंगल दे दिया थीटा, बोला कि इसके कारण इसमें करंट फ्लो करता है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इस पोर्शन के कारण, इसके कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो ये सारे डिडक्शंस आपको काम आ जाएगा। तो इससे भी हमको डिडक्शन मिल गया। दूसरी बात, दूसरा हमने स्पेशल केस देखने की बात करा है, तो यहाँ पे हमने केस 1 ले लिया। अब यहाँ स्पेशल केस में हमने केस 2 की बात करना है। तो अब केस 2 में क्या करते हैं, हमने क्या कहा कि P कहाँ पर है, ये हमारा जो ऑब्जर्विंग पॉइंट कहाँ पर है, एक्सिस पे नहीं है, सेंटर पे है, सेंटर ऑफ द लूप पे है। इट मे हैपन कि P का जो डिस्टेंस है एक्सिस में बहुत दूर हो सकता है। इसका मतलब है कि P कहाँ, P is far apart, P is far apart on axis, एक्सिस पर ही है लेकिन उसकी दूरी बहुत ज़्यादा है।
अब देखो बच्चों, अगर इसकी दूरी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये फार अपार्ट बहुत दूर पर हमारा ऑब्जर्विंग पॉइंट होता है, तो इस ऑब्जर्विंग पॉइंट का जो डिस्टेंस है इसके सर्किल के, या यूँ कहो कि लूप के, या फिर कॉइल भी अगर है तो कॉइल के, लूप या कॉइल जो भी लेते हैं, उनका जो रेडियस है उसके रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस काफ़ी बड़ा माना जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे एक वैल्यू है आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये जो हमारा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्स बहुत ज़्यादा बड़ा वैल्यू लेते हैं हम लोग, काफ़ी लार्ज, काफ़ी डिस्टेंस, हमने कहा फार अपार्ट, हमने बताया नहीं कितनी दूर पे है, मे बी कि 1 किलोमीटर दूर पे हो जाए, वॉट एवर, एक प्रैक्टिकल वैल्यू ले लेते हैं कि बहुत दूर पर है। तो उस दूरी के हिसाब से इस कॉइल का या इस लूप का जो रेडियस है बहुत छोटा पड़ जाता है, तो इसलिए वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली हम लोग इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, इतना आता है। अब इस वैल्यू को अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, उसके बाद ये 2 पाई आई आर स्क्वायर रहेगा, ये 2 पाई आई आर स्क्वायर रहेगा। अब नीचे यहाँ पे ये आर को हमने डिलीट करा दिया, वैल्यू एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब हो जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पे एक्स क्यूब हो गया। इसी तरह से और इसमें अगर कहा जाए कि P कहाँ पे है, P इज एट इंफिनिटी, P इज एट इंफिनिटी, यानी P का जो डिस्टेंस है वो फार अपार्ट नहीं है, बहुत दूर है, इंफिनिटी में चला गया। अब ऑब्वियसली अगर P इंफिनिटी में होगा बच्चों, तो ये जो हमारा डिस्टेंस x है, उस x को हम क्या कहेंगे, इन्फिनिटी कहेंगे। इसका मतलब है कि x टेंस टू क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 0 हो जाएगा। डिवाइजर जब इन्फिनिटी हो जाता है तो टोटल वैल्यू जो हमारा वो 0 हो जाता है, यानी इन्फिनिटी पर अगर हम कहेंगे इन प्रैक्टिकल, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका डिडक्शंस मिल गया। अब हमें ये देखना है कि अगर ये सिंगल टर्न वाला लूप ना हो करके, सिंगल टर्न वाला लूप ना हो करके स्पेशल केस में ही इसको रख देते हैं, अगर वो कॉइल हो जाए तब क्या हो जाएगा, अगर वो कॉइल हो जाए तब क्या होगा। कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर ये कॉइल हो जाए लूप ना हो करके, तो नंबर ऑफ टर्न्स तो होगा। तो मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ टर्न्स अगर इसका n है, तो अब सिंपल सी बात, सिंपल फंडा है कि अगर सिंगल लूप के कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारा इतना बन रहा है, तो अगर वो कॉइल हो जाता है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स बहुत सारे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग म्यू नॉट अपॉन या 4 पाई करेंगे। अब यहाँ पे 2 पाई की जगह 2 पाई एन आई कर देना है, नंबर ऑफ टर्न्स n से मल्टीप्लाई, बाकी जितने फिगर्स डेटा है उसमें कोई चेंज नहीं लाना है, ये बिल्कुल आपको एज इट इज रहेगा, ये 3/2। और बाकी इस तरह के जो हमने स्पेशल केस का डिडक्शन दिखाया है, तो डिडक्शंस भी आप इसको डिराइव कर सकते हो। फर्क कितना रहेगा कि सारे डिडक्शंस में ये n आपका लगा हुआ रहेगा, एक नया टर्म यहाँ के जुड़ गया। तो दिस इज अबाउट एप्लीकेशन ऑफ बायो-सवार्ट्स लॉ। कब, जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर कॉइल के शेप का हो, या लूप सर्कुलर लूप के शेप का हो, या सेमी सर्कुलर लूप टाइप का हो, किसी भी टाइप का हो, किसी भी एंगल का हो, हम लोग आराम से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप इस तरह से हमारे साथ बने रहें, आप हमें इस तरह की चीज़ और आपके लिए मैं प्रोवाइड करूं, आपको मैं दूं, हमारे अंदर इस तरह का ऊर्जा आ जाए जिससे मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर सप्लीमेंट्स, बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट लेके आपको मैं आपको दूं या आपके लिए मैं लेके आऊं। तो आप थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने में आपको पैसे आपके अकाउंट से नहीं कटने वाले हैं, आपका अकाउंट से कोई पैसा नहीं कटने वाला है। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें आपके द्वारा एक एनर्जी मिल जाएगा, और वो एनर्जी मिलेगा, उसका बेनिफिट आपको होगा, कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट 100% आपको मिलने जा रहा है। मुझे एनर्जी मिलेगा, मुझे अच्छे से अच्छे
चीज़ आपके लिए लाने का मौका मिलेगा, आपके लिए मैं मेहनत करूंगा, वो आपको बेनिफिट होगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सब्सक्राइब करना है और शेयर कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर दो। जब भी कोई नया चीज़ अपलोड होगा आपको उनका खबर मिलता जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, कीप इट अप।